अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बैलेंस शीट और उनके कंपोनेंट्स को देखा था, उनको समझा था, ठीक है। इस लेक्चर में हम मज़ीद आगे टॉपिक को देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट और उनके कंपोनेंट्स को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है रेवेन्यू या सेल्स, ठीक है। ये वो इनकम होती है जो हमारे प्राइमरी ऑपरेशन से जनरेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी कंपनी है, हम अपनी सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स से जो हमें पैसा मिल रहा है ये आपकी इसमें चला जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? वो कॉस्ट जो आपके ऑपरेशंस में लगी है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो आपकी इसमें आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग ओनली डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि सेल्स से जो आपका पैसा आया है उसमें से आप डायरेक्ट कॉस्ट जो आपको पड़ रही है उसको निकाल देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगला हमारे पास है SG&A एक्सपेंसेस। ये अक्सर शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, लॉन्ग फॉर्म पे भी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का काम किया है, मार्केटिंग के पैसे लगे, एडवर्टीजमेंट के पैसे लगे, आपको कोई कमीशन वगैरह देना है, जैसे सेल्समैन को कमीशन वगैरह देना है, तो ये सारे आपके एक्सपेंसेस इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है अर्निंग्स। ये सारी हमारी अर्निंग्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है EBITDA। इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट दैट द कंपनी मेक्स विदाउट कंसिडरिंग अबाउट टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड कॉस्ट ऑफ वेयर एंड टेयर या एनुअल डिडक्शन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। वो प्रॉफिट जो आपके पास आया है अपने डायरेक्ट कॉस्ट को निकाल के, और आपके जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जो एक्सपेंसेस है उनको निकाल के जो प्रॉफिट आपके पास आया है उसको आप EBITDA कहते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या कंसिडर नहीं करते? आप इसमें टैक्स कंसिडर नहीं कर रहे कि आपको टैक्स पे करना है। आपको इंटरेस्ट, जो आपने लोन अगर लिया हुआ है तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट पे करनी है उसको आप कंसिडर नहीं करते। हमने, आपको याद होगा, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो वो भी जो आपकी डिडक्शंस है उसको भी कंसिडर नहीं करते। तो वो जो आपकी अर्निंग्स है उसको हम EBITDA कहते हैं, EBITDA कहते हैं इसको, ठीक है। अगला हमारे पास अर्निंग क्या होता है? EBIT होता है। इसके अंदर क्या होता है? हम D और A का जो फैक्टर है ये निकाल देते हैं, यानी कि इसके अंदर से अगर हम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस कर देते हैं तो ये देखो हमारे पास क्या बच गया? EBIT हो गया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट दैट द कंपनी मेक्स विदाउट कंसिडरिंग अबाउट टैक्सेस, इंटरेस्ट, but it doesn't ignore depreciation and amortization, also known as the operating income या profit। ये EBIT जो है वो आपका operating income and profit भी कहलाता है। ये जो also known as वाली चीज़ें हैं ना, ये इस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है न्यूमेरिकल में वो थोड़ी सी चीज़ को, वर्डिंग्स को चेंज कर देते हैं। वो EBIT की जगह अगर उन्होंने ऑपरेटिंग इनकम लगा दी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी इनकम है, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को ये याद रहे। अगला हमारे पास है EBT, ठीक है। इसमें से अब आई निकल गया, यानी कि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो हमारे पास क्या रह गया? अर्निंग बिफोर टैक्स रह गया। ये आपका प्री टैक्स इनकम हो गई, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल ये चीज़। फाइनली हमारे पास आ गया नेट इनकम या प्रॉफिट। इसको हम बॉटम लाइन भी कहते हैं, ठीक है। PAT भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनल फिगर भी कहते हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट की। ये आपकी क्या है? जो सारी एक्सपेंसेस आप निकाल देते हैं, जो आपके पास बचता है उसको आप नेट इनकम या प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि आपने इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट भी निकाल दी, आपने जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग के और एडवर्टीजमेंट वगैरह के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो भी निकाल दिया, आपने डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन भी निकाल दिया, आपने टैक्स भी पे कर दिया, आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया। उसके बाद जो आपके पास इनकम बची है, जो प्रॉफिट आपके पास बचा है, उसको आप नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कहेंगे। अब यही चीज़ हम देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में। देखें, सबसे पहले देखें सेल्स हो गई, जो भी हमें सेल्स के बाद पैसा मिला है ये वो आ गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स का आ गया, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट जो है इसमें से ये चीज़ निकाल दी तो आपका ये बचा। याद है मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये वही चीज़ है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने माइनस कर दिया तो ये आपके पास ये आ गया। अब इसमें से जब आप ये वाले एक्सपेंसेस जो सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये जब आप निकाल देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, EBITDA। इसमें से सबसे पहले आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इसमें अमोर्टाइजेशन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कंपनी का कोई एज सच अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दिया, ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपके पास EBIT ये आ गया, ठीक है। इसमें से आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो ये आपके पास EBT बचा, ठीक है। अब इसमें से आपने टैक्स निकाल दिया तो आपके पास नेट इनकम जो फाइनली बची है वो ये है। सेम इसी के अंदर भी यही केस है, आपकी नेट इनकम दोनों में ये चीज़ है। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई। अब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जिसको हम फाइनेंशियल रेशियो कहते हैं। फाइनेंशियल रेशियो बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल रेशियो आपको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो आपकी होती हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग, इन सब से आप वैल्यूज़ को निकालते हैं और उस पर आप एनालिसिस करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो वो जो एनालिसिस हम करते हैं वो हम फाइनेंशियल रेशियो के थ्रू करते हैं। फाइनेंशियल रेशियो क्या होते हैं, दो हम वेरिएबल्स को लेंगे, यानी कि दो वैल्यूज़ को लेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे आपस में, या जो भी फॉर्मूला होगा उसके थ्रू आपस में कोई रिलेशनशिप बनाएंगे और एक वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, ताकि उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कंपनी के बारे में, ठीक है। It tells us the relationship between variables taken from a company's financial statement। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिटर्न आपको मालूम करना है, तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी आपको मालूम करना है तो आप इनकम स्टेटमेंट से क्या निकाल देंगे, आपका नेट इनकम। नेट इनकम आपने निकाल लिया और बैलेंस शीट से आप क्या निकाल देंगे, इक्विटी निकाल देंगे। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, इनके नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी। इनके इक्विटी पे आपका क्या रिटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है। इन सारे रेशियोज को आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में। आपको अभी तक मैंने एनालिसिस के बारे में बता दिया, बैलेंस शीट के बारे में बता दिया, बैलेंस शीट की सारी टर्म्स के बारे में बता दिया, फिर इनकम स्टेटमेंट हमारे पास आया, हमने इनकम स्टेटमेंट की भी सारी चीज़ों को देख लिया। अब इंशाल्लाह फाइनेंशियल रेशियो को भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया कि फाइनेंशियल रेशियो होते क्या है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इन चीज़ों को मज़ीद, इन रेशियोज़ को आगे मज़ीद देखेंगे।